Hello dear friends, and I welcome all of you to Maxima Career Point. So in this lecture we are going to study about what is monotonic sequence and what is monotone increasing, monotone decreasing and some theorems on it. So first we go to define what is monotone sequence. Okay, the मोनोटोन इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ये दोनों सेम ही चीजें होती है. ओके, इससे हम एम आई भी बोल सकते हैं, एम और आई. ओके, what is monotonic sequence? Okay, monotone increasing, let x is equal to small xn. Okay, small xn ये मेरा सीक्वेंस है, बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर. ओके, ये एक रियल नंबर को है और मैं कब बोलूँगी x इज इंक्रीजिंग, मोनोटोन इंक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग. ओके, मोनोटोन इंक्रीजिंग इफ वो ये सेटिस्फाई करे x1 is less or equal to x2 less or equal to x3 less or equal to x4 less or equal to dot dot dot. Okay, less or equal to xn is less equal to xn plus 1 and so on. तो जब हम ये चीज़ डिफाइन कर रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है. इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ना. एक टाइप्स ऑफ वो इस टाइप से मेरा बढ़ता हुआ जा रहा है. x1 सबसे छोटा है, देन x2 उससे बड़ा है, देन x3 उससे बड़ा है, देन x4 उससे बड़ा है एंड सो ऑन. तो ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. मैं एक एग्जांपल देती हूँ. एग्जांपल मैंने लिया 1 2 3 4 5. ओके, ये सीक्वेंस है मेरा xn. तो क्या ये मोनोटोन इंक्रीजिंग है? चेक करो आप. x1 क्या है मेरे यहाँ पे? x1 मेरा 1 है, x2 मेरा 2 है, x3 मेरा 3. ओके, तो 1 इज लेस और इक्वल टू 2 लेस और इक्वल टू 3 लेस और इक्वल टू 4. मतलब इधर लेस हो या फिर इक्वल हो. अगर इक्वल होगा तो भी वो मोनोटोन इंक्रीजिंग ही कहलाएगा. जैसे एक कांस्टेंट सीक्वेंस वो मोनोटोन इंक्रीजिंग भी होता है और मोनोटोन डिक्रीजिंग भी होता है, क्योंकि कांस्टेंट c इज इक्वल टू 1 ले लूँ तो 1 इज लेस और इक्वल टू 1 इज लेस और इक्वल टू 1 लेस और इक्वल टू 1. देखो यहाँ पे अगर लेस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बट इक्वल तो सेटिस्फाई कर रहा है ना. यहाँ पे वैसे ही देखो, यहाँ पे लेस सेटिस्फाई कर रहा है कि 1 मेरा 2 से छोटा है, 2 मेरा 3 से छोटा है एंड सो ऑन. ओके, मतलब ये सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीजिंग है और ये भी मेरा मोनोटोन इंक्रीजिंग है. कांस्टेंट सीक्वेंस एक एक्सेप्शनल केस बनता है, ये लोग जान नहीं पाते बट मैं बता रही हूँ कि मोनोटोन इंक्रीजिंग भी होता है और मोनोटोन डिक्रीजिंग बोथ होता है. तो चलिए व्हाट इज मोनोटोन डिक्रीजिंग पढ़ते हैं. मोनोटोन डिक्रीजिंग या फिर MD बोलते हैं, मोनोटोन डिक्रीजिंग. एक सीक्वेंस है, द सीक्वेंस x is equal to small xn. एक सीक्वेंस है इज MD इफ. अगर एक सीक्वेंस मोनोटोन डिक्रीजिंग है इफ x1 is greater than or equal to x2 is greater than equal to x3 is greater than equal to x4 and so on. ओके, एक सीक्वेंस आप एग्जांपल में ले लो. मोनोटोन डिक्रीजिंग का सीक्वेंस मैं रिवर्स ले लेती हूँ ना. हाँ, -1 -2 -3 -4 -5 ये एक सीक्वेंस है. ओके,
x इज इक्वल टू, ये आपको सीक्वेंस गिवन है, शो करना कि ये मोनोटोन डिक्रीजिंग है। तो -1 क्या है मेरा, -2 से बड़ा है, -2 क्या मेरा -3 से बड़ा है, ये -4 से बड़ा है, एंड -5 से बड़ा है, एंड सो ऑन। ओके, तो ये चलता जाएगा। ये सीक्वेंस मुझे क्या मिला, x इज एम डी। ओके, कांस्टेंट सीक्वेंस का केस ले लो, c इक्वल टू 1, c मीन्स कांस्टेंट एनी। ओके, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इससे मुझे पता चल रहा है कि ये जो है मोनोटोन डिक्रीजिंग भी है। तो कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है, मोनोटोन इंक्रीजिंग एंड मोनोटोन डिक्रीजिंग बोथ होता है। अच्छा, कौन सा सीक्वेंस मोनोटोन नहीं है हम कैसे पता लगाए। ओके, मैं एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो पाए, सारी चीजें। एक सीक्वेंस ले लो -1 टू द पावर n, आप इसके टर्म्स लिखो 1 -1 1 -1 एंड लाइक दिस। तो x1 लो, x1 क्या है मेरा 1 है, x2 क्या है मेरा -1 है, x3 क्या है मेरा 1 है, देन x4 क्या है मेरा -1 है, सो ऑन। तो x1, सॉरी, हम क्या दिखा रहे थे, हाँ मैं दिखा रही थी x1 मोनोटोन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों चेक कर सकते हैं। ओके, जो आप चेक करना चाहो चेक करो। मैं मोनोटोन इंक्रीजिंग चेक कर रही हूँ, आप मोनोटोन डिक्रीजिंग का देख लेना। मोनोटोन इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, लेस और इक्वल टू -1, लेस और इक्वल टू 1, लेस और इक्वल टू -1, इस टाइप से हो जाएगा। ओके, तो जब मैं इस टर्म को देखूं, क्या इससे ये छोटा है, नहीं, ये तो इससे छोटा कभी नहीं हो सकता क्योंकि -1 +1 से छोटा होता है। तो ये मोनोटोन इंक्रीजिंग नहीं है। मोनोटोन डिक्रीजिंग के लिए चेक कर सकते हैं। देखो, मोनोटोन डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है, 1 इज ग्रेटर इक्वल टू -1 ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड -1 सो ऑन। तो देखो 1 -1 से बड़ा, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये इससे बड़ा है क्या, -1 1 से बड़ा है, कभी नहीं। ये मोनोटोन डिक्रीजिंग भी नहीं है। तो ऐसा एक सीक्वेंस जो दो जो कि मोनोटोन, ना ही मोनोटोन इंक्रीजिंग हो और ना ही मोनोटोन डिक्रीजिंग हो, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि मेरा ये -1 टू दी पावर n जो है ये मोनोटोन इंक्रीजिंग भी नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है। ये सीक्वेंस बड़ा काम का सीक्वेंस है। आप अगर कोई सा भी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करोगे तो आप जानोगे कि ये सीक्वेंस का बहुत ही यूज होता है। मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है और लोग इसे अच्छे से समझ भी पाते हैं, सारी चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। तो कम टू द थ्योरम, एक थ्योरम है हमारा मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। ओके, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। ओके, तो ये थ्योरम क्या बोलता है, मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। ओके, चलिए मैं आपको पिक्चर से ये चीज़ें क्लियर करवाना चाहती हूँ। ये मेरा रियल सीक्वेंस है, लाइन सीधा नहीं बना है, फिर भी चलो एडजस्ट कर लेते हैं। मैं टर्म्स को रेड से मार्क करूंगी। सीक्वेंस मेरा मोनोटोन है, सपोज सीक्वेंस यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। ओके, मोनोटोन, मैं मोनोटोन इंक्रीजिंग ले लेती हूँ। ओके, तो सीक्वेंस ऐसे करके धीरे 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 मेरा ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एंड ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अच्छा, और ये बोला ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट होने के लिए क्या होता है कि कुछ टर्म्स के बाद, हमारा कन्वर्जेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि एक सीक्वेंस है, उसके कुछ टर्म्स, सपोज n टर्म्स के बाद, n के बाद जो भी टर्म्स मैं लूँ वो एक नेबरहुड में आ जाना चाहिए। मतलब इस नेबरहुड में सारे टर्म्स उसके बाद वाले लाई कर जाने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस ले लिया, ये तो बढ़ता ही जा रहा है और इसके ऊपर कोई बाउंड ही नहीं है, तो ये तो अनबाउंडेड बन जाएगा। तो कन्वर्जेंट कैसे होगा, तो एक रियल सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये बाउंडेड बन जाएगा। अगर ये बाउंडेड बन जाएगा तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो एक सीक्वेंस है और एक कन्वर्जेंट कब होगा, जब इसको मैं बाउंड कर दूं ऊपर साइड से, मतलब मेरे सीक्वेंस के टर्म्स इसके आगे ना जा पाए। इस बाउंड्री के बाहर अगर मैं सीक्वेंस का टर्म चला गया तो फिर वो तो अनबाउंडेड बन गया ना। तो ये एक मैं बाउंड्री मैंने फिक्स कर दिया कि इस बाउंड्री के बाद मेरे सीक्वेंस के कोई भी टर्म्स बाहर नहीं जा सकते। उसका मतलब क्या, सीक्वेंस में तो इनफाइनाइट टर्म्स आते हैं, तो
इन्फानाइट टर्म्स यहाँ पे लाई कर जाएंगे, मतलब इसके बीच में। तो अगर मैं इसका नेबरहुड ले लूँ, इसकी नेबरहुड में क्या हो जाएंगे मेरे इन्फानाइट टर्म्स आ जाएंगे। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है, ये जो बाउंडेड वाला पॉइंट है, ये मेरा लिमिट बन जाएगा और ये मैं एल लिख सकती हूँ। समझे? मेन मोटिव क्या, सीक्वेंस मोनोटोन है, मोनोटोन मैंने इंक्रीजिंग लिया है पहले, तो वो इंक्रीज करता जा रहा है इन्फिनाइट तक, बट वो कन्वर्जेंट भी गिवन है, कन्वर्जेंट है। तो मैंने सपोज ये कन्वर्ज करा दिया एल पे, कि वो सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज करा, ये लिमिट है। तो अगर वो कन्वर्ज कब करेगा, अगर कन्वर्जेंट का डेफिनेशन ये बोलता है कि आफ्टर सम टर्म्स मेरे सारे इस नेबरहुड में लाई कर जाना चाहिए। तो यहाँ पे बाउंडेड है, मतलब यहाँ पे हम अगर मैं बाउंडेड दिखाऊं तो ही कन्वर्जेंट हो गया ना। तो यहाँ और सीक्वेंस में इन्फानाइट टर्म्स आते हैं, तो यहाँ पे इन्फानाइट टर्म्स को लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मेरा कन्वर्जेंट नहीं होगा। ओके, अगर वो बाउंडेड ना हो तो फिर उसको मतलब वो बढ़ता ही जाएगा और खत्म ही नहीं होगा। अगर बाउंड ना हो, तो बाउंड नहीं हो तो सोच लो आप इस टाइप का, और मेरे टर्म्स कुछ इस टाइप से बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे, बिना रुके वो अनस्टॉपेबल बढ़ते जाएंगे। तो दैट मीन्स क्या, वो इन्फिनिटी तक चल जाएगा, इन्फिनिटी तक चलते ही क्या हो जाएगा, सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो जाएगा। मैं डाइवर्जेंट का डेफिनेशन में नहीं पढ़ाई हूँ, बट मैं पढ़ाऊंगी। अगर वो कोई सीक्वेंस इन्फिनाइट तक चला जाए, मतलब उसका वैल्यू आफ्टर कुछ टर्म्स के बाद इन्फिनाइट की तरफ टेंड करने लगे, तो क्या बोलूंगी मैं, वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट बनेगा। ओके, तो चलिए इसका दूसरा पार्ट मैं बताती हूँ। मैं एक्चुअल में आपको थ्योरम अभी प्रूव नहीं करवा रही हूँ, जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि हो क्या रहा है। बोला है यहाँ पे देखो, एक सीक्वेंस है xn, ये कन्वर्ज बाउंडेड इज बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस, देन इज ए बाउंडेड, BDD मीन्स बाउंडेड, और इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब ये सिंबल दे दी, सीक्वेंस है। देन देखो, एक सीक्वेंस बाउंडेड है और इंक्रीजिंग है। ओके, और इंक्रीजिंग है तो कहाँ पे, यहाँ पे कन्वर्ज करेगा। ओके, तो वो कन्वर्ज कहाँ करेगा, लिमिट xn इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ xn सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, मतलब अगर एक सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है, तो वो अपने सुप्रीमम पे कन्वर्ज करेगा। सिमिलरली फॉर सेकेंड, xn एक सीक्वेंस है, इज ए बाउंडेड और डिक्रीजिंग है, तो सीक्वेंस इज लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, xn क्या किस पे कन्वर्ज करेगा, अपने इन्फीमम पे कन्वर्ज करेगा xn सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब एक सीक्वेंस अगर मोनोटोन इंक्रीजिंग है और वो बाउंडेड है, तो कहाँ पे, अपने सुप्रीमम पे कन्वर्ज करेगा। और अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड है और मोनोटोन डिक्रीजिंग है, तो वहाँ कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, अपने इन्फीमम पे कन्वर्ज करेगा। तो चलिए इसका प्रूफ का आइडिया मैं देती हूँ, मतलब प्रूफ करवाती हूँ, आइडिया नहीं। ओके, एक्सन गिवन है हमें, उसके बाद क्या है कि एक्सन बाउंडेड है, एक्सन इज बाउंडेड हमें गिवन है, एक्सन इज बाउंडेड। ओके, xn is bounded, that means xn is less or equal to m, मतलब ये m से बाउंडेड है आफ्टर कुछ टर्म्स, ये मेरा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मैं कोई सा भी टर्म्स लाऊं तो दिखा दूंगी कि वो m से छोटा टर्म बन रहा है, तो ये हो गया मेरा बाउंडेड। और उसके बाद मैंने एक डिफाइन किया x स्टार, x स्टार एक है जो कि सुप्रीमम है मेरा सीक्वेंस का, सुप्रीमम ऑफ xn सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये मेरा सीक्वेंस का सुप्रीमम टर्म है। तो इफ मुझे शो करना है कि ये कन्वर्जेंट होगा और वो अपने सुप्रीमम पे ही कन्वर्ज करेगा, और एक्सन मेरा मोनोटोन इंक्रीजिंग है, यहाँ पे मैं लिख दूँ एक्सन इज मोनोटोन इंक्रीजिंग। तो यहाँ से लिख सकती हूँ एक एप्सिलॉन पॉजिटिव एग्जिस्ट किया, और एक्स स्टार क्या है, एक्स स्टार मेरा सुप्रीमम है। मैंने ये लिया कि सपोज मेरा एक्स स्टार सुप्रीमम बन रहा है, तो एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन कर दूं, क्या ये सुप्रीमम रहेगा। अगर मैं स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी एक्स स्टार से माइनस कर दूं, तो ये नॉट एन अपर बाउंड हो जाएगा, ये अपर बाउंड थोड़ी ना रहेगा, ये अपर बाउंड नहीं है। अब क्या बोल सकते हैं, और अपर बाउंड नहीं है एक्सन का, और एक टर्म एग्जिस्ट किया एक्स के एग्जिस्ट किया,
तो मैं दिखा सकती हूँ कि एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन से वो एक्स के बड़ा हो जाएगा। ओके, उससे बड़ा या फिर इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस क्या है मेरा, मोनोटोन इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है, लेकिन टर्म्स किसके ऊपर नहीं जा सकते, एक्स स्टार के ऊपर नहीं जा सकते। बट मैंने एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन, जैसे कि यहाँ पे देखो आप, ये मेरा एक्स स्टार है और सीक्वेंस के टर्म यहाँ है, और एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन मेरे यहाँ पे। ओके, तो सारे टर्म्स यहाँ पे रहेंगे, इसके बीच में ही रहेंगे। अच्छा, ये टर्म्स के बाद भी तो कुछ टर्म्स हो सकते हैं ना। तो मैंने सपोज किया कि एक्स के यहाँ पे एक टर्म है, एक्स के, ओके, ये एक्स के एक टर्म है जो कि एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। और मैं क्या जानती हूँ कि मेरा सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीजिंग है, तो मैं बोल सकती हूँ कि एक्स के इज लेस देन इक्वल टू एक्स एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। मतलब अगर मैं एन के से बड़ा ले लूँ तो एक्स एन मेरा एक्स के से बड़ा हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे के ली, यहाँ पे एक एन मैंने इसके बाद चूज किया एक टर्म जो कि एक्स एन है। मतलब अगर एन मेरा एक्स के से बड़ा है, सॉरी एन मेरा के से बड़ा है, तो एक्स एन मेरा एक्स के से बड़ा हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग है और उसके वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ से मैं इनइक्वालिटी कर सकती हूँ, एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स के, ये तो मुझे मिला, और इससे बड़ा मेरा एक्स एन है, और एक्स एन मेरा एक्स स्टार माइनस सॉरी एक्स एन मेरा एक्स स्टार से छोटा क्योंकि ये सुप्रीमम है, और एक्स स्टार से क्या बड़ा होगा, एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, अगर मैं एन को के से बड़ा ले लूँ तो ऐसा ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से मैं ले सकती हूँ कि एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन लेस और इक्वल टू एक्स एन लेस और इक्वल टू एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन। तो मैं वो सब ईच साइड माइनस एक्स स्टार करवा दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन लेस और इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स स्टार लेस और इक्वल टू एप्सिलॉन। तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि एक्स एन माइनस एक्स स्टार का मोड लेस देन एप्सिलॉन। तो इससे मुझे क्या मिला कि एक्स एन कन्वर्ज कहाँ पे करेगा, एक्स स्टार पे मेरा कन्वर्ज कर जाए। ओके, ये तो डेफिनेशन हो गया ना कि लिमिट का डेफिनेशन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आफ्टर सम टर्म के बाद ये सारे टर्म मेरे एक्स के नेबरहुड में लाई कर जाएंगे। ये तो प्रूव हो गया। आप इन्फीमम के लिए सेम वैसे प्रूव करना, डिक्रीजिंग दिखा देना और बाउंडेड बिलो दिखाना। देन इनइक्वालिटीज आपको ऐसे मिलेंगी कि उसके बाद आपका कोई भी टर्म नहीं जाएगा, तो देखना कि वो इन्फिनिमम पे कन्वर्ज करता होगा। ओके, तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन एक है, आपको शो करना है कि ये मोनोटोन है। ओके, इजी क्वेश्चन है बट बुक में था तो मैं जस्ट सोची कि करवा दूं। 1/3 प्लस 1/n। ओके, तो मुझे शो करना है कि एक्स एन इज मोनोटोन इंक्रीजिंग और नॉट। ओके, कि ये मोनोटोन इंक्रीजिंग है या फिर नहीं है। सोल्यूशन देखते हैं। एक्स वन मोनोटोन इंक्रीजिंग के लिए क्या दिखाते हैं, एक्स वन एक्स टू से छोटा होगा, एक्स टू एक्स थ्री से छोटा होगा, एंड सो ऑन एक्स एन, यहाँ पे ऐसे कर दो, एक्स एन प्लस वन से छोटा होगा। ओके, तो देखो मैं बोल सकती हूँ क्या, एक्स एन प्लस माइनस एक्स एन का वैल्यू एक पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगा। ये इससे बड़ा है तो मैं इस क्वांटिटी से इस क्वांटिटी को माइनस कर दूंगी तो कुछ पॉजिटिव टर्म आएगा ना, 0 पॉइंट समथिंग भी आ जाए तो चलेगा, 0 आएगा तो भी चलेगा क्योंकि इक्वल है। ओके, 0 तो आ ही जाएगा। वर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि एक्स वन मेरा एक्स टू के इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 बन जाएगा। अगर मुझे मोनोटोन दिखाना है तो एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना पड़ेगा। तो एस एन में ले लेती हूँ, सॉरी मैंने एक्स एन चूज किया हुआ था तो मैं एस एन नहीं चेंज कर सकती ऐसे। हाँ, मैं एक्स एन प्लस वन ले ली तो क्या आ गया मेरा, 1+1/2 प्लस 1/3 एंड 1/n प्लस वन। ओके, एक्स एन ले लिया मैंने, 1/2 ऐसे 1/n। ओके, तो एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन अगर मैं ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 1+1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n प्लस वन माइनस 1 माइनस 1/3 एंड माइनस 1/n। तो ये सारे टर्म्स मेरे कैंसिल हो रहे हैं, 1/2 कैंसिल हो गया यहाँ से,
और यहाँ पे +1/n+1 से पहले n आया होगा, तो ये बचे 1/n+1। और n मेरा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू 0 होगा तो भी चलेगा, और n पॉजिटिव है तो कभी 0 होगा नहीं, ये इक्वल हो जाएगा। तो मुझे मिला कि xn+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसे मैं बोल सकती हूँ ना कि xn+1 - xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये इम्प्लाई हो गया कि xn+1 मेरा xn से बड़ा है। ओके, तो मैं यहाँ से क्या सिखा दी कि ये एक मेरा मोनोटोनिक सीक्वेंस बन गया। कम टू ए क्वेश्चन, एक एग्जांपल है, बुक का एग्जांपल है। एक सीक्वेंस गिवन है yn और बी डिफाइंड inductively by y1 is equal to 1, yn+1 equal to 1/4, 2yn+3, 2yn+3, okay. For n is greater than equal to 1, we shall show that limit y is equal to 3/2, मतलब ये मेरा 3/2 बनेगा। तो चलिए, ये कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाओ कि आप करोगे कैसे। y1 गिवन है, इंडक्शन लगाना है। मैथमेटिकल इंडक्शन आपको पता होगा, मैं फिर भी बता देती हूँ कि मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। ये एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है। मैथमेटिकल इंडक्शन से हम बहुत चीज़ों को शो कर सकते हैं, जैसे कि x1 इज इक्वल टू समथिंग गिवन होता है। हाँ, हमें x1 इज इक्वल टू कुछ गिवन है, ओके, a गिवन है जो कि पॉजिटिव है, ओके, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये भी मेरा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, ये हम अज्यूम करते हैं। और वैसे ही हम शो कर देते हैं कि xk+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इंडक्शन सेटिस्फाइड हो जाता है। ओके, इंडक्शन सेटिस्फाइड। तो इस केस में मुझे दिखाना है कि ये क्या है, इसका लिमिट 3/2 बनेगा। तो अब सोचो कैसे शो कर सकते हैं। अगर टर्म्स दिया हुआ तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। y1 मेरा 1 है, तो n की जगह पे यहाँ पे आप 1 पुट कर दो, तो y2 क्या हो गया, 1/4, 2 + 3, तो क्या हो गया ये 5/4, विच इज ग्रेटर देन 1, विच इज ग्रेटर देन y1। ऐसे मुझे मिला कि y2 मेरा y1 से बड़ा होगा। ओके, तो एक चीज तो मुझे मिल गया कि y2 मेरा y1 से बड़ा होगा। अच्छा, उसके बाद आप देखो ये 5/4 है, y1 जो है वो 1 है, y1 क्या 1, जो कि 2 से छोटा है। y2 मुझे क्या मिला, 5/4 है, वो भी 2 से छोटा है। चलिए उसके आगे चलते हैं, क्या क्या हमें मिलता है। हाँ, तो अब हम चलते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि y के जो गिवन है 1/4, 2y yk+1 इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे मुझे मिल गया कि y2 मेरा y1 से बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे y2 मेरा y1 से बड़ा हो गया। स्टेप 2 में हम क्या शो करते हैं कि yk+1 से, सॉरी, yk+1 मेरा yk से बड़ा है। तो ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि मेरा ये टर्म इससे बड़ा है।
क्योंकि इंडक्शन में हमें एक स्टेप तो अज्यूम करना होता है। तो मैं दिखा दूं, अगर yk+1 जो है वो मेरा yk+2 से छोटा हो जाए तो फिर तो वी आर डन। ओके, तो चलिए यही शो करना अब कि ये मेरा मोनोटोन इंक्रीजिंग है। इंडक्शन से उसने बोला है कि हमें इंडक्शन से ही शो करना है, नहीं तो हम टर्म्स को ऑब्जर्व कर लेते जस्ट। तो चलिए yk+1 को मैं दिखाना है कि वो छोटा बनेगा, तो 1/4 टू yk+3। ओके, तो मैंने क्या बोला कि yk किससे छोटा है, yk+1 से, तो मैं लिख सकती हूँ 2yk+1+3। ये टर्म क्या बन गया, ये yk+2 ही तो बन गया। तो मैं क्या दिखा दी कि yk+1 मेरा yk+2 से छोटा है। दैट मीन्स इंडक्शन तो सेटिस्फाई कर गया ना, इंडक्शन इंडक्शन से दिखा दी कि ये मोनोटोन है। अच्छा, एक चीज आप और ऑब्जर्व करो कि y1 मेरा 1 था विच इज लेस देन 2, y2 मेरा 5/4 था विच इज लेस देन 2, और yk जो है मैं अज्यूम कर ली कि वो लेस देन 2 है। तो मैं शो कर दूं कि yk+1 अगर लेस देन 2 है तो बोल सकती हूँ ना कि सीक्वेंस के टर्म्स 2 के बाद और कहीं पे जाएंगे नहीं। ओके, तो इसे शो करने के लिए मुझे लेना पड़ेगा कि yk+1 इज इक्वल टू 1/4 2 इंटू yk+3। ओके, तो विच इज लेस और इक्वल टू 1/4 yk मेरा किससे छोटा है, 2 से छोटा है, तो 2 इंटू 2। ओके, यहाँ पे लेस और इक्वल लगा दिया है मैंने, और क्योंकि यहाँ पे लेस की इक्वालिटी है +3, तो मुझे यहाँ क्या मिल गया 7/4 विच इज लेस देन 2, है ना। ये 7/4 मेरा 2 से छोटा है, तो yk+1 भी मेरा 2 से छोटा मिल गया। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि सीक्वेंस के टर्म्स 2 को क्रॉस नहीं करेंगे। ओके, अब क्या करना है मुझे कि दिखाना है सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीजिंग है एंड बाउंडेड है, तो ये कन्वर्ज कहाँ पे करेगा, अपने सुप्रीमम पे। माय नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड द सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, सुप्रीमम, यहाँ पे सम लिखती हूँ मैं, सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस का सुप्रीमम ऑफ फाइंड करना है, यही टास्क बचा है, देन वी आर डन। तो वही उसका लिमिट हो जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस क्या था, yn+1 इज इक्वल टू 1/4 और 2yk+3। तो y1 तो हमें गिवन है, y2 भी हमने देखा कि क्या हो रहा मेरा, 5/4 विच इज लेस देन 2, ये मिला था मुझे। y3 मैंने ऑब्जर्व कर लिया। y3 देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 और 5/2+3, मुझे क्या मिल गया 1/4 11/2, तो ये क्या हो गया 11/14 विच इज लेस देन 2। 11/14 का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, वो मुझे yk+1 मिला था 7/4। आप ऑब्जर्व करना कि yk का जो लिमिट बनेगा वो 3/2 बनेगा, दैट मीन्स 1.5। आप टर्म्स को ऑब्जर्व करना कि देखना मोनोटोन इंक्रीजिंग है और वो अपने सुप्रीमम पे कन्वर्ज करेगा। तो सीक्वेंस का सुप्रीमम मुझे मिल गया कि वो 1/3 है। या फिर अगर आप दिखा सक रहे हो कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ये ट्रिक एक्चुअल में एंट्रेंस के लिए काम में आता है। मैं बता देती हूँ, 2yk+3। ओके, एक सीक्वेंस अगर एल पे कन्वर्ज कर रहा है, ये उसका सब सीक्वेंस है, मैं सब सीक्वेंस पढ़ा ही नहीं हूँ, इसका नेक्स्ट टॉपिक सब सीक्वेंस के लिए ही है, तो ये भी एल पे कन्वर्ज करेगा। और 2 ये भी एल पे ही कन्वर्ज करेगा +3। तो यहाँ से बोल सकती हूँ 4l इज इक्वल टू 2l+3। यहाँ से बोल सकती हूँ कि 2l इज इक्वल टू 3, तो l इज इक्वल टू 3/2। दैट मीन्स मुझे लिमिट मिल गया 3/2। यहाँ से मैंने शो किया कि मोनोटोन इंक्रीजिंग है, बाउंडेड अबव है, तो वो अपने सुप्रीमम पे जा रहा है। सुप्रीमम मुझे मिला 1/5, दैट मीन्स 3/2। यहाँ से भी मैं शो कर पा रही हूँ, जैसे कि अगर मैं शो कर दूँ कि उस सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, वो बाउंडेड है, तो मैं बोल सकती हूँ कि वो अपने मतलब 3/2 पे कन्वर्ज करेगा। ये एंट्रेंस ट्रिक है, अगर आप कॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो ये ट्रिक को आप फॉलो करो, दैट इज बेटर फॉर यू। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइवर्जेंट एंड सब सीक्वेंस ऑफ ए सीरीज सीक्वेंस पढ़ेंगे।
then Kochi, or we are done and we go to next topic which is series. Okay, उसमें भी कुछ टेस्ट हमें पढ़ना होगा, तो उसमें भी कुछ टाइम लगेगा हमें फिनिश करने में। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।